एक देश एक कानून की बात की जा रही है, यानी कि यूसीसी की बात की जा रही है, जिसको लेकर के लगातार आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी परंपरा, हमारी जो यहाँ पर जितनी भी रीति रिवाज है, उससे इस यूसीसी के लागू होने से काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो वहीं दूसरी ओर आज राजधानी रांची में मोरहाबादी के समक्ष ये युवक मौजूद हैं और इन्होंने अपने हाथों में बैनर लिया हुआ है और इनका कहना है कि मैं यूसीसी का समर्थन करता हूं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्यों यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ बातें हैं जो इन्हें इसमें समझ में आ रही है, क्या कुछ बातें हैं जिसके कारण आप यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी का समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये राष्ट्रहित में है, क्योंकि पूरे भारत में एक ही दंड विधान है, आईपीसी जिसको बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ था भारत में। वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय को लेकर के नहीं हुआ था, वो पूरे देश के लिए, पूरे नागरिकों के लिए हुआ था। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे देश हैं, यहाँ तक कि हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, उसमें भी यूसीसी लागू है और वहाँ पर एक साथ लागू हुआ था दंड विधान और सिविल संहिता, एक साथ ये लागू हुआ था। लेकिन भारत में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है और ये संवैधानिक मांग है, क्योंकि इसकी जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि आदिवासी समाज पिछले दिनों उन्होंने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया था और अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि हम लोगों का जो परंपरा है, हम लोग के जो रीति रिवाज हैं, उससे कहीं ना कहीं यूसीसी लागू होने से खतरा है। नहीं, ये खतरा किसी समुदाय के लिए नहीं है। यूसीसी जो है सो विशेष रूप से किसी भी संप्रदाय और धर्म पे हमला नहीं करेगा। ये नागरिक के लिए है, यानी कि भारत की 135 करोड़ जो आबादी है, उसमें महिला और पुरुष जो भी है, वो बच्चे हो, कोई भी हो, सभी लोगों पर ये नागरिक के लिए कानून है। ये धर्म और किसी भी संप्रदाय, संस्कृति को समाप्त करने वाला ये कानून नहीं है। किसी को ये प्रभावित नहीं करेगा। सिर्फ नागरिक, यानी समान नागरिक, जितने भी नागरिक है, 135 करोड़ आबादी भारत का भी फिलहाल है, उस 135 करोड़ों पर जनसंख्या में ये समान रूप से लागू होगा, या पुरुष हो या महिला हो। या अभी क्या है कि आपको पुत्री जो बेटी है घर में, उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा है। जो बाप का संपत्ति है, पिता का संपत्ति है, उसमें अधिकार नहीं मिल रहा है। और हमारे अभी एकदम तत्काल ये है कि अभी 4 दिन पहले झारखंड हाई कोर्ट ने एक आदिवासी समुदाय का ही केस हुआ था, बेटी की थी, जिसमें उसको झारखंड हाई कोर्ट ने ये अपना ये क्या नाम है इसका निर्देश में दे दिए हैं कि नहीं, सो ये सही मांग है कि पिता की संपत्ति में पुत्री का हक होना चाहिए। तो इसे हमारे आदिवासी समाज जो है सो इसको सहजता से स्वीकार कर लिया। तो ये गलत नहीं हो सकता यूसीसी। और यूसीसी मतलब बोले तो कि धर्म के लिए नहीं है, ये विशेष रूप से नागरिकों पर लागू होगा। क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे, इसको पूरी तरीके से आपने स्टडी किया होगा, उसके बाद आप इसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, समर्थन स्टडी तो किए हैं और समर्थन में यही है कि इसका जब स्टडी कर रहे थे तो इसमें देखे कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, सरकार को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट कि आप, जैसे कि 1985 में साहबानो केस था, जो पूरे भारत के लिए सबसे साहबानो केस पूरे भारत में विख्यात है, विशेष है, लैंडमार्क के रूप में है। साहबानो केस, 1995 सरला बिरला केस, ऐसे आदि बहुत सारे केस है जिसमें एक महिला 4 पुरुष 4 महिला 1 पुरुष का मामला उठा हुआ है उस सब केस में। तो इसमें इसी केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द आप अनुच्छेद 44 को भारत में लागू करें और सिविल संहिता एक समान नागरिकों को बनाएं। इसलिए आदिवासी समाज लगातार ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस यूसीसी के लागू होने से सीएनटी एक्ट पर भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। नहीं, आदिवासी समाज हालांकि जो भरम पाले हुए अलग बात है, उनका है मन भाले हुए, लेकिन सीएनटी एक्ट का जितना दुरुपयोग हमारे झारखंड में हुआ और उसका आदिवासी हमारे समाज जितना उसका आज भी भुगतान कर रहे हैं ना, वो कहीं भी विश्व में नहीं हुआ होगा ऐसे। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि अभी आप जहाँ खड़ा हैं, अगर वहीं पर अगर जनरल ज़मीन है और बगल में आदिवासी ज़मीन है, तो उस आदिवासी ज़मीन को लोहा के भाव नहीं पूछ रहा है और वही जनरल ज़मीन को सोना का भाव पूछता है लोग। तो नुकसान किसका हुआ? अगर सीएनटी है, हम नहीं बोल रहे हैं कि सीएनटी पर तो पहला बात का असर करेगा ही नहीं, लेकिन अगर उन लोग का सोच है कि सीएनटी पर असर करेगा, तो सीएनटी पर बिल्कुल असर नहीं करेगा ये। और अगर करेगा तो आदिवासी समाज के लिए और भला होने वाला है, क्योंकि उसका ज़मीन का जो आज
देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं, देखिए समझिए कि ज़मीन क्या है, अचल संपत्ति होता है। और अचल संपत्ति का मतलब यही हुआ कि कभी आकस्मिक समय में आपको ज़रूरत पड़ गया 10 लाख का, 5 लाख का रुपये का बिजनेस करने के लिए या कुछ बड़ा प्रोविज़न करने के लिए, तो आप ज़मीन को बेचने चाहिएगा। वो अचल संपत्ति आपका है। जब बेचने आप जाएंगे तो चलेगा पता कि हमारा ज़मीन 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये डिसमिल बिक रहा है और बगल का ज़मीन जो जनरल है वो 10 लाख रुपये डिसमिल बिक रहा है। बताइए कि कोई 1 डिसमिल हम बेचते और मेरा काम चल जाता, लेकिन अब हमको 10 लाख ज़रूरत है तो हमको कितना बेचना पड़ेगा? उसके बाद भी हमको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। 30% या 40% पर लोग ज़मीन बेचता है, दलाल लोग खरीदता है या कोई भी खरीदता है। देखिए, खरीदने वालों को हम दोष नहीं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ज़मीन आप बेच रहे हैं मजबूरी में, तो हम आपको जिसका मजबूरी है वो, लेकिन CNT एक्ट में मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा इसका दुर्भाग्य लग रहा है। और अगर इससे CNT एक्ट बदलता है ना तो इससे आदिवासी समाज को और फ़ायदा होने वाला है। तो UCC का समर्थन करते हुए ये युवक नज़र आ रहे हैं और अपनी बातें यहाँ पर इन्होंने रखी, जहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ना तो आदिवासी समाज के परंपराओं को कोई नुकसान पहुँचेगा और ना ही CNT SPT एक्ट को जो यहाँ पर है उसको लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी कि उसमें भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तमाम चीज़ें इन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी। अब देखना ये है कि आखिर आदिवासी समाज इसको लेकर के क्या कुछ और आगे रणनीति तैयार करते हैं और UCC को किस तरीके से यहाँ पर लागू करने की चीज़ें जो है वो शुरू होती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।